रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सिविल जज, एडिशनल सेशन जज और लीगल इंस्पेक्टर के हवाले से सीआरपीसी के जो पास पेपर के क्वेश्चंस है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाहें तो आप लोग भी साथ साथ पूछते चले जाएं, अपने साथ पास पेपर्स खोल लें। अगर वहां पर किसी सवाल की समझ नहीं आती, किसी प्रोपोजिशन की समझ नहीं आती, तो वो साथ साथ करते जाएं। मैं जो सवाल लेकर चल रहा हूँ ये 2017 जो न्यू पैटर्न उसके मुताबिक, अगर आप इससे पुराना कोई पेपर अगर आपके पास है तो ठीक है, तो वो हमें आपसे पास पेपर ले लें। 1991 से ऑनवर्ड उनके पास पड़े होंगे। अभी सैमा को बताएं, वो आपको रेड कलर के पास पेपर्स दे देती है। वो पुराने सवाल भी पढ़ लें। अगर कोई भी सवाल आपको नहीं आता तो इस वक्त आप कोई भी सवाल अगर पूछना चाहें तो आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं अपने सीआरपीसी के हवाले से। यहाँ पर हम कुछ पुराने पेपर्स डिस्कस करते हैं कि अब 2017 का पेपर है जी। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इन क्रिमिनल कोर्ट्स वेयर इरेगुलरिटीज कैन विशिएट सच ट्रायल। अब ये क्या है, कैसे विशिएट करती हैं, किस तरह विशिएट नहीं करती, ये सारी बातें अभी हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे। इरेगुलरिटीज होती क्या हैं और किस तरह ये किसी भी ट्रायल को विशिएट करती हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इन क्रिमिनल कोर्ट्स व्हाट इरेगुलरिटीज कैन विशिएट सच ट्रायल। अब ये बहुत जनरल सवाल है। अगर ये सवाल आ गया ना, जैसे इसने लिया है, इसने ये नहीं कहा कि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, ना इसने कहा हाई कोर्ट, ना इसने कहा कुछ और। अगर ये सवाल आप लिखेंगे तो आप पहले एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रायल है क्या। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन उठाकर लाएंगे कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें किसी भी शख्स को एक्विट करने के लिए या कन्विक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर बयान किया है, इनफैक्ट वो ट्रायल का है। स्टार्ट कहाँ से होता है कि जब कोई बंदा जुर्म करता है तो इनिशियली उसका पुलिस के साथ कांटेक्ट होता है, उसके अरेस्ट का मामला, फिर उसके बाद उसके जो आगे जुरिस्डिक्शन को डिस्कस किया, फिर आगे फर्दर आगे जी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वगैरह होने के बाद हम किधर चले गए, ट्रायल की तरफ। फिर बताएं कि सीआरपीसी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायल्स के बारे में बताती है। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ट्रायल है जनाब? मजिस्ट्रियल ट्रायल है, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट का ट्रायल है, ट्रायल ऑफ लुनेटिक है, समरी ट्रायल है। अब इनफैक्ट तीन किस्म के ट्रायल्स हैं। जो लुनेटिक ट्रायल है वो अलग से प्रोसीजर बयान नहीं करता, वो जनरल ट्रायल है, लेकिन उसके आगे फर्दर उस चीज को इलेबोरेट करता है। इस तरह तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ट्रायल ऑफ डेफ एंड डेम पर्सन। उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि ट्रायल ऑफ जो आपके होते हैं सुल्तानी गवाह, अप्रूवर्स, वहां पर भी थोड़ा बहुत इस तरह तो बहुत ज्यादा चीजें बन जाएंगी ट्रायल के हवाले से, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तीन ट्रायल का जिक्र करेंगे और लुनेटिक ट्रायल चौथा उसका जिक्र कर देंगे। साथ मेंशन कर देंगे कि बेसिकली जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑफ ट्रायल है वो कितने हैं, वो तीन है। लुनेटिक ट्रायल में थोड़ी सी अमेंडमेंट उसके अंदर बता दी गई, बाकी प्रोसीजर वही एज इट इज जैसे होता है वैसे का वैसे होगा। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को एक्सप्लेन करने के बाद हम हर ट्रायल को शॉर्ट शॉर्ट बताएंगे। उसने कहा प्रोसीजर ऑफ ट्रायल आप बताएं। इसमें जब हम बनाएंगे तो अगर मजिस्ट्रियल ट्रायल की हेडिंग है तो उसमें हम मजिस्ट्रियल ट्रायल की हेडिंग के अंदर, सब हेडिंग के अंदर बाकी जो ट्रायल है उसको क्या कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा सवाल बनेगा। इस पे टाइम को बचाना है हमने। आधा सवाल इसमें प्रोसीजर ऑफ ट्रायल है, ठीक है, और आधा सवाल जो इसमें आके बनेगा वो इरेगुलरिटीज का बनेगा। तो जो प्रोसीजर ऑफ ट्रायल का आप आधा सवाल बनाएंगे उसमें आपने चार चीजें डिस्कस करनी है। एक जनरल प्रोसीजर ऑफ ट्रायल, और उसके बाद क्या डिस्कस करना है आपने जनरल प्रोसीजर से हटके, आपने जो प्रोसीजर्स हैं आपके मजिस्ट्रेट का, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट का, और थोड़ा सा कंपैरेटिव व्यू भी इसमें डालना पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें क्योंकि आपने इसमें ऐड करनी है तो लिहाजा आपके पास एक ट्रायल के लिए 5 मिनट होंगे। 5 मिनट में आप हेडिंग के साथ ट्रायल को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आप बुलेट्स के साथ डिस्कस करेंगे। बताना भी है आपने, लेकिन टाइम को भी सेव करना है। फिर अगला 20 मिनट इसमें आ जाएगा इरेगुलरिटीज। दो किस्म की इरेगुलरिटीज आपने बतानी है उसको इंट्रोडक्शन में, कि सीआरपीसी हमें वो इरेगुलरिटीज बताता है कि जो विशिएट द होल ट्रायल और डज नॉट विशिएट द होल ट्रायल। तो 529, 30, 31, 32 उन इरेगुलरिटीज के बारे में है। क्योंकि उसने आपसे विशिएट वाला नहीं पूछा तो आप एक पैराग्राफ में उसका जिक्र करेंगे, फिर बाकायदा हेडिंग देकर 15 मिनट टाइम आप देंगे उन इरेगुलरिटीज को दैट विशिएट द होल ट्रायल। और बिल्कुल सादा तरीन अल्फाज में अगर हम इसी चीज को डिस्कस करें ना कि द इरेगुलरिटीज दैट विशिएट द होल ट्रायल, ये किसी भी ट्रायल में होने वाली ऐसी बेज़ाब्तगियां हैं कि जिनके बाद जो आपका ट्रायल है ना उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। उसको अगर आप सुपीरियर कोर्ट्स में लेकर चले जाएं तो क्या होगा, सुपीरियर कोर्ट रिमांड कर देगा, रीट्रायल का ऑर्डर कर देगा, कन्विक्शन को क्वेश्चन। अब ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये आपने लिखना, अफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटीज।
कि जब भी किसी ट्रायल में इरेगुलरिटी हो तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि ट्रायल के बाद आपका रीट्रायल हो सकता है, केस रिमांड होगा तो रिट्रायल के लिए होगा, और कन्विक्शन जो है वो क्वैश भी हो सकती है। ये सारा कुछ हो सकता है अगर किसी आपके ट्रायल में इरेगुलरिटी हो तो। इसके साथ जो फर्दर आपने चीज डिस्कस करनी है, इसका इफेक्ट डिस्कस कर दिया कि जनाब इरेगुलरिटीज का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, और ये इरेगुलरिटी है क्या। बिल्कुल आसान तरीन अल्फाज में, असल में प्रैक्टिकली कुछ ही कोई नहीं है ही नहीं। प्रैक्टिकली ये चीज है ही नहीं। प्रैक्टिकली क्यों नहीं है भाई? अब सीआरपीसी खोल ले, खोली हुई है, इरेगुलरिटीज पढ़ना शुरू कर दे। इरेगुलरिटी में हर जगह पर उसने जिक्र किस चीज का किया है? वो कहता है कि जी एक चीज करनी थी, इंपावर्ड था मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और वो ऑर्डर कर दिया मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास या मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास ने, इरेगुलरिटी हो गई। अब मुझे ये बताया कि प्रैक्टिकली को मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड या थर्ड क्लास है? नहीं है। सारे प्रैक्टिकली कौन सा मजिस्ट्रेट है? फर्स्ट क्लास। इसमें पूरा पढ़ ले, इसमें सारी इरेगुलरिटी वो यही है कि जी वारंट जारी करना था, हमने पढ़ा था पावर्स में पढ़ा कि जी वारंट के लिए इंपावर्ड है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और जारी किसने कर दिया? मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास। ये इरेगुलरिटी होगी। खोला वो 2 दिन पढ़ो क्या लिखी होंगी। तो इशू अ सर्च वारंट अंडर सेक्शन 90। क्या हुआ? सर्च वारंट कौन जारी कर सकता था अंदर सेक्शन 90? वो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास करता था। वो कर दिया सेकंड या थर्ड, तो ये क्या होगी? आपकी इरेगुलरिटी होगी। अगली इरेगुलरिटी, टू ऑर्डर अंडर सेक्शन 155। अब 155 कौन करेगा? वो करेगा आपको मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास करेगा। किसने कर दिया? सेकंड और थर्ड ने, तो इरेगुलरिटी होगी। आगे टू होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 1676। 176 में इंक्वेस्ट के लिए हमने पढ़ा मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास करेगा। वो किसने कर दिया? सेकंड और थर्ड। तो क्या हो गई? To issue process under section 186 for the apprehension of a person within the local limit of the jurisdiction who has देख लिए जनाब क्या है इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज बेसिकली पावर्स है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की। सादा अल्फाज में कुछ को लिख भी सकते हैं कि इनफैक्ट जो पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, इफ these were exercised by the magistrate of the second or third class without being empowered in this regard, तो वो ऐसी irregularities है that vitiate the whole trial। तो इसकी सूरत में नया ट्रायल होगा या क्या होगा? आपने कुछ सेक्शंस का नंबर लिख लें। अगर आपने irregularity का सवाल याद रखना है तो जो सेक्शंस लिखे हुए हैं ना कि जनाब 96 में 186 में, तो वो आपने पेपर में लिखने हैं। जो जितने सेक्शन लिखेगा उतने ही पॉइंट्स के नंबर आ जाएंगे। ये विशिएट नहीं करती है। आगे पढ़ लो, विशिएट में भी यही लिखा होगा, विशिएट वाली पढ़ लो। Attack and sell property under section 88। 88 कर दिया। फिर issue search warrant for letter parcel or other thing, post office or telegram or telegraph department। Demand security to keep the peace, demand security for good behavior, discharge person lawfully bound to be good behavior, cancel a bond to keep the peace, make an order under section 133 as the local nuisance, prohibit under section 143 repetition of the continuous of the public nuisance, issue an order under section 144, makes an order under chapter 12, take cognizance under section 190 subsection। सारा क्या है बेसिकली? जो पावर्स है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की, अगर वो एक्सरसाइज होगी किसी और मजिस्ट्रेट से, तो ये आपकी इरेगुलरिटी क्या कर देगी? आपका ट्रायल को विशिएट कर देगी। क्लियर हो गया जनाब? अब इसमें तकरीबन 4 सवाल इकट्ठे हुए हैं इस एक सवाल में। मजिस्ट्रेट का ट्रायल, समरी ट्रायल, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का ट्रायल, और इरेगुलरिटीज। लेकिन आधे नंबर हैं ट्रायल्स के और आधे नंबर किसके हैं? इरेगुलरिटीज के। ट्रायल्स आपने लिखने सारे हैं, लेकिन एक एक पेज पे आपने ट्रायल को डिस्कस कर देना कि जनाब कौन कौन सा ट्रायल क्या है और क्या नहीं है। और एक पेज पे आप किस चीज को डिस्कस करना है, अगले पेज पे आपने इसलिए जो पॉइंट बताया है आपको, आप ये डिस्कस करना है ये। उसके बाद अभी आगे चलेंगे बात। आगे पे क्या है? और अगली अगला सवाल खोलेंगे दूसरा। अब मैं दूसरी इस पे प्रपोजिशन आ गई। यहाँ पर जो आपको थोड़ा पता है पेपर है, इसमें प्रपोजिशन निकाली है, हम डिस्कस करते हैं। ये प्रपोजिशन भी काफी मशहूर थी जब ये पेपर, असलम और जहीर वाली। इसके लिए किताब खोले, इसमें से कुछ सेक्शंस जो मिलेंगे वो मैं बताता हूँ कौन कौन सा सेक्शन किस तरह करके इसमें से चलता जाएगा और क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो पढ़े जी एक बार इसको सवाल को पढ़े, असलम एंड जहीर वाली प्रपोजिशन। armed with dandas, entered in the house of the Kamal, situated in street number 10, Samnabad, Lahore. Zahir outraged modesty of the Kamal's wife, namely Zaida. He inflicted danda blow to Kamal, hitting on his head and leg. Medical officer observed the following injuries in person such as credit card, pajama, where Jafar Mudira. However, Aslam affected
the occurrence, the name, file mentioned in the column number 3 of the report submitted under section 173, frame charge on the basis of the above fact. अब उसने किया क्या है? कहानी सुना के आखिर से आपसे मांगा क्या है? चार्ज फ्रेम करवाया। उसने कहा जी कि आप चार्ज फ्रेम करें, डिस्कस ना करें, लेकिन फिर भी हमने पहले डिस्कस करना है। हमने उसको बताना है कि असल में कौन कौन सा जुर्म यहाँ पे लग सकता है। पहले हर जुर्म को हमने जस्टिफाई करना है, क्योंकि चार्ज फ्रेम तो टोटल आपका एक सफा बनेगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। उसमें तो चार्ज फ्रेमिंग के तो अंदर आप दो लाइनें लिखेंगे, आई फला फला मजिस्ट्रेट क्लास 1 क्लास 2 जो भी है कि अक्यूज डू हेयर बाय चार्ज यू पीपल अक्यूज, चार्ज यू अक्यूज नेमली, जो उसने नाम लिखे उसको क्या करना है, हमने उनके नाम लिख देने कि जी फला 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 बंदे को मैं क्या कर रहा हूँ, अक्यूज कर रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ इस जुर्म के अंदर। और फिर उसके बाद उनके जुर्म लिखते जाना है हर एक के अलग अलग, और उसके बाद जाके आखिर पे आपने सवाल पूछने हैं कि क्या आपने इसको समझा या नहीं समझा, क्या आप अपना जुर्म तस्लीम करते हैं कि नहीं करते। ये तो एक पेज का ड्राफ्ट है। तो फिर ये सवाल कैसे बनेगा 20 नंबर का? 20 नंबर का सवाल इस तरह बनेगा कि इसमें हमने ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना पहले वो डिस्कस करनी है। मसलन 10/8/2017 एट 11 AM असलम एंड जहीर आर्म्ड विद डंडा। अब आर्म्ड विद क्या है? ये डंडा है, ठीक है। एंटर्ड इन हाउस ऑफ कमाल सिचुएटेड इन स्ट्रीट नंबर 1 समनाबाद लाहौर। जहीर ऊपर से यार वो एक कैमरा है ना जो दरमियान में खड़ा करता था मैं, वो वाला कैमरा उठा के ले आओ। अच्छा जनाब, क्या किया? जहीर आउटरेड मोडेस्टी ऑफ कमाल्स वाइफ नेमली जाहिदा। अब पहला पॉइंट ये है कि उसने मेंशन कर दिया कि जो आपकी मोडेस्टी है वो किसने की है? जहीर, असलम ने नहीं की। असलम ने मोडेस्टी को आउटरेज नहीं किया। किया किसने है? जहीर को किया। अब बात ये है कि ये जो इसका आपका आउटरेजिंग द मोडेस्टी ये है 354। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि उसमें सिर्फ उसने मेंशन नहीं किया। अगर वो होता स्ट्रिप्ड ऑफ हर क्लोथेस और उसको पब्लिक प्लेस पे अगर उसने डिस्प्ले किया वो 354A में चला जाता। ये तो है 354। अब इसमें पहली डिस्कशन आपने ये कर दी है कि क्या ये जो आपका चार्ज है 354 का ये सिर्फ असलम पे होगा, जहीर पे होगा, या असलम पर भी होगा या नहीं होगा। अब इसमें आप करेंगे कि जनाब कॉमन इंटेंशन वगैरह की सारी बातें करेंगे। यहाँ पर आप उसको मेंशन करके देंगे कि जनाब ये चीज बेस करेगी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि मैंने एक को करना है या मैंने दो को। और जनरली जब दो लोग आए हैं किसी के घर में तो उसका मतलब है कि दोनों का क्या था, माइंडसेट था कि वो ऐसा कुछ भी करें। तो 34 सेक्शन लगाकर आप दोनों को क्या कर सकते हैं, आउटरेजिंग में ला सकते हैं। लेकिन आउटरेजिंग द मोडेस्टी मे नॉट बी द कॉन्सिक्वेंस के जो वो काम करने गए, लेकिन यहाँ पर वो चोरी शोरी तो करने ही नहीं गए। यहाँ पर तो क्या करने गए? वो उसको जख्मी करने गए। जख्मी करने में आप किसी की भी जो है वो जख्मी आप उसको कर सकते हैं। तो इधर वो अलग कॉन्सिक्वेंसेस ये बनती है। तो अब इसमें आप 34 लगाकर 34 में दोनों को बराबर बराबर करेंगे, यानी कि जो आउटरेजिंग की दफा लगानी है वो असलम और जहीर दोनों पर लगेगी, एक पर नहीं लगेगी। अगली बात क्या है जनाब, असलम और जहीर दोनों पे आपने आउटरेजिंग लगा दी। उसके बाद है जनाब, ही इन्फ्लिक्टेड डंडास ब्लोज टू कमाल हिटिंग ऑन हिज हेड एंड लेग। और क्या किया जनाब, कमाल को क्या किया, हिट किया कहाँ पे? हेड और लेग पे। द मेडिकल ऑफिसर ऑब्जर्व द फॉलोइंग इंजरीज, शज्जा खफीफा 337A1, शज्जा आइमा 337A5, गैर जाइफा मुदीहा। गैर जाइफा मुदीहा में कौन सी दफा लगेगी? गैर जाइफा मुदीहा जो है उसमें यही वाला लगा होता है, पहले कोई और लगा होता है। बस यही ले, खैर होता और है, पर ये ले इधर इस कोने पे रखते जाओ, तार मुझे पकड़ा दे। तो आगे क्या लगे जी, गैर जायफा मुदीहा क्या लगा? ADF। एफ के अंदर ये क्या है? मुदीहा चौथे नंबर पे है, तो F4 लग गया। तो उसने एक तो आपको ये देखना है कि जब भी दफा लगाई जाती है पूरी दफा लगाई जाती है, कि आपको दफा आती थी या दफा उसकी नहीं आती थी। एक तो उसने ये देखना है कि अगर आपको दफा आती है तो ठीक है, अगर दफा नहीं आती तो फिर उसने इसको करना कि नहीं जनाब आपको ये पता नहीं है कौन कौन सी दफा लगी है। ठीक। और इसको वो जाने अच्छा जनाब, अब इसका चार्ज फ्रेम करने से पहले इसमें सारी जो चीज है, अब इसमें अगली बात है, however असलम अबेटेड द occurrence।
असलम ने क्या की है, अबेट की है। Their names find mentioned in column number 3 of report submitted under section 173C frame charge on the basis of the above fact। अब असलम ने की है अबेटमेंट, इसमें लगेगी 109। इन सारे जुर्मों के साथ क्या मिलाकर लगेगी 109। तो उसको आपने सिर्फ 109 में करना है और बाकी लोगों के ऊपर आपने जो दफा है वो सारी की सारी लगानी है। इसमें आपने मेंशन करना है असलम के ऊपर कि जनाब मैं आपको चार्ज करता हूँ अबव मेंशन ऑफेंसेस की अबेटमेंट में अंडर सेक्शन 109 रेड विद। जितने भी सेक्शन है वो सारे क्या हो जाएंगे, वो रेड विद हो जाएगा, क्योंकि 109 अकेली तो नहीं आती ना। 109 किस चीज की है अबेटमेंट, किस चीज की है, किसी न किसी जुर्म की अबेटमेंट है। अब ये 109 ये सब की, और जो असलम और जाहिद है इन पर सारी दफात लगाने के बाद 4 दफा के बाद 34 लगाना साथ। अच्छा, इसमें एक चीज है कि अगर वो 34 लग गई है और वो असलम मौके पर मौजूद भी है और वो उसके साथ एंटर हुआ है 452, तो दोनों में लग गई ना। नहीं, अगर असलम तो यहाँ पे है अबेटमेंट वाला, जी सर, ऊपर भी अबेटेड असलम द है, प्रेस। सही है, ऊपर भी असलम है ना, असलम एंड द एंटेड द 452। या तो ये सवाल गलत तो नहीं है, पेपर में देखे सवाल उसमें सही है। तो 109 कैसे आ गई अगर वो मौके पे है? अगर तो असलम ये मेरे में अगर नाम गलत नहीं है तो फिर तो होगी 34। हाँ, अगर नाम कोई और है फिर उसके ऊपर क्या फिर लग जाएगी, 109। 109 लग जाएगी। एक बार पेपर पेपर पास पेपर में इसमें से पढ़ो ना, पेपर में पढ़ो, पढ़ो पेपर में पढ़ो, 2017 के पेपर में देखो कि कहीं पे ये चीज गलत तो नहीं है। हाँ, वो कर दिए। फिर ऊपर वही कह रहे हैं और लिखे हुए कि फिर असलम का नाम अलग अलग लिख दिया। असलम अगर, और इसमें पता कौन सा सेक्शन आएगा, इसमें अगला सेक्शन लिखे जनाब। अगर ये है फिर 109 नहीं लगेगा, ठीक है सर। ठीक है। फिर लगेगा 113 14 सेक्शन पढ़ना, कौन सा 14 15 16 में, जहां पे लिखोगे कि व्हेन अ बैटर इज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, अ बैटर इज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट वाला सेक्शन पढ़ेगा। 113 सर आगे इसमें है जी ऊपर सर असलम और 113 बैटर, है। नीचे भी असलम है ऊपर भी ठीक है, असलम। 113 है। 113 और इसमें फिर 109 नहीं लगेगा, क्या लगेगा 113 लगेगा। 113 क्यों लगेगा, क्योंकि अबेटर अगर प्रेजेंट हो ऑन द स्पॉट तो फिर आपकी दफा कौन सी हो जाती है, 113। तो अबेटर के लिए जो आपकी दफा लगेगी वो लगेगी 113 लग जाएगी। तो 113 और बाकी जो सेक्शन है सारे के सारे वही के वही लगेंगे और सेम पनिशमेंट हो। बाकी इसमें जो एक 354 लग गया आउटरेजिंग मोडेस्टी पे, और 3 सेक्शंस आपके शज्जा के और उसके गैर जायफा के लगेंगे। इनको पहले आपने एक्सप्लेन कर देना है, उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, चार्ज फ्रेम करते हुए जुर्म लिखने हैं कि कौन कौन से जुर्म आपने कमिट किए हैं, सेक्शन लिखने हैं उनके। अब इन दोनों पे इकट्ठा चार्ज फ्रेम करेंगे या अलग अलग चार्ज फ्रेम बनाएंगे? जब 34 लगाएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इकट्ठा। इकट्ठा हो जाएगा। को अक्यूज ज्वाइंटली ट्रायल आप उसको कर देंगे। और अगर आप उसमें ये कहें कि नहीं जनाब जहीर ने आउटरेज की है मोडेस्टी की, तो ठीक है, और उसके बाद जनाब ही इन्फ्लिक्टेड, और डंडा भी किसने मारा है, ही ने। तो इसमें दूसरी ऑप्शन ये होती है, इसमें क्या होता कि अगर असलम मौजूद ना होता, अगर असलम मौजूद ना होता तो वो 109 में चला जाता और बाकी दफा सारी किसके ऊपर लगती, सिर्फ और सिर्फ जहीर के ऊपर। लेकिन असलम क्योंकि वो मौजूद है ऑन द स्पॉट तो लिहाजा वो 113 में आएगा। तो सारे ऑफेंसेस के साथ 113 लग जाएगी, 34 भी लगाने की जरूरत नहीं है। 34 की भी जरूरत यहाँ पर नहीं बनेगी क्योंकि 113 में ऑलरेडी है कि अबेटर इज अवेलेबल ऑन द स्पॉट। तो अबेटर अगर ऑन द स्पॉट आ जाएगा तो ये 4 दफा अलॉन्ग विद 113 दफा लगाकर आपने ये चार्ज क्लोज कर देना। लेकिन उसको बताना है, वजह बतानी है कि आप 109 क्यों नहीं लगा रहे, आप 34 क्यों नहीं लगा रहे। आप यहाँ पर लिखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 109 और उसके बाद 113। 34 आप क्यों नहीं लगा रहे और 109 क्यों नहीं लगा रहे और 113 क्यों लगा रहे हैं। आप उसको बताएंगे कि 109 तब लगता है कि जब अबैटमेंट के बाद वो बंदा ऑन द स्पॉट प्रेजेंट ना हो। अगर कोई ऑन द स्पॉट प्रेजेंट हो तो 113 है, क्योंकि 113 में अबैटर ऑलरेडी वहां पे आ गया। तो यहाँ पर अब उसको अलग 34 में लाने की हमें जरूरत नहीं है। जो चीज वहां पे हम उस चीज को क्या करेंगे, इसमें मेंशन करेंगे और क्लियर कर देंगे। अब भी सही। चलिए कॉलम नंबर 3 से क्या है, पुलिस को बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप। कॉलम नंबर 3 पुलिस को।
पुलिस रूल का कॉलम नंबर 3 नहीं है, ये चालान आपका जो पुलिस बोर्ड चालान जमा होती है उसके 7 कॉलम होते हैं, उसके अंदर जो है पुलिस अपनी सारी की सारी जो तफसील है वो आपको लिख कर देती है। बताएं जी कौन कौन से होते हैं, पहले में क्या लिख होता है? पहले में मुद्दई होता है, पहले में मुद्दई नहीं होता पर हाँ, इसके बाद सही भी होता है। फिर उसके बाद उसके बाद नंबर 2 में होते हैं जो इश्तिहारी हो गए हैं, जो बेगुनाह हो गए। नंबर 3 में नंबर 3 में आते हैं जेर हिरासत में गुमान, और नंबर 4 में पर जमानत में, और नंबर 5 में माल मुकदमा, नंबर 6 में जेल का और नंबर 7 में वो उसका तफ्तीश खुलासा। इसको थोड़ा सा इसको चेंज करना है, ये चेंज होगा या नहीं होगा कैमरा? ठीक है, मैं तो बुरहान ये कैमरा थोड़ा सा चेंज करो, इसका रुख इस तरफ करो, ये दीवार की तरफ जा रहा है, और थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा और घूम जाएगा। थोड़ा सा इसको नीचे करो, तुम्हें तो नीचे नहीं करना है, इसके वो बने होंगे नीचे, वो नीचे बना होगा कुछ ऐसा, इस तरह के नीचे बना होगा, उसको खोलोगे तो फिर ये नीचे हो जाएगा। ऐसे बस, बस इधर फिक्स कर दो, रुख इसका चेंज करो, और ऐसे थोड़ा सा भी वापस 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 लो, और ऐसा थोड़ा सा इसको नीचे करो। थोड़ा सा और 1 मिनट अब इसको नीचे करो, बस यहाँ पे थोड़ा सा भी इस तरफ करो, बस यहाँ पे से फिक्स करो। जरा चुप गया। इसकी वजह से अब नीचे कर दो, नीचे कर दो। बस सही है। हम्म, अच्छा जनाब आगे अगले सवाल की तरफ चले जी। ऑन क्या हुआ जी, 1/5/2017 at 3 AM रॉबरी वाज कमिटेड इन द हाउस ऑफ महबूब। महबूब के घर में क्या हुई जी, कितने बजे रॉबरी हुई है? 3 बजे। हु ऑन 10/5/2017, 1/5/2017 को हुई है, और कितने दिनों के बाद? 10 दिनों के बाद। 10/5/2017 गॉड रिकॉर्डेड FIR अंडर सेक्शन 392 PPC एट पुलिस स्टेशन मुस्लिम टाउन लाहौर अगेंस्ट अननोन अक्यूज। कितना डिले आ गया जनाब? 10 दिन का पहले तो आ गया डिले। लेटर ऑन ही गॉट रिकॉर्डेड सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑन 10/6/2017, महीने के बाद। ठीक है जनाब। और नॉमिनेट उसने कर दिया, किसको नॉमिनेट कर दिया? इरशाद एज अक्यूज्ड। ही वाज अरेस्टेड ऑन 11/7/2017, उससे अगले महीने वो पकड़ा गया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रॉब्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग ज्वेलरी सेल फोन वर रिकवर्ड बट मेमो ऑफ आइडेंटिफिकेशन वाज नॉट prepared. He was not involved in any other case. He is in jail and has applied for the post-arrest bail right order granting bail. सबसे पहले सर इसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो तेमा है, हाँ तो तेमा जो है इट इज नॉट इक्वेटेड टू FIR। ठीक है, और इसमें जजमेंट आई थी जिस साल का ये पेपर है ना, उस साल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्ती के साथ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स को कहा था कि आप इनको क्या करें, बंद करें, इनकी कोई भी अहमियत नहीं है। लेकिन इसमें एक इशू है, बात ठीक है, ततीमे की वैल्यू ने रिकवरी हुई, ठीक है। अब जो रिकवरी हुई है, तो रिकवरी में अब आप कोई ना कोई ग्राउंड लेकर आए कि जनाब अगर वो ये ग्राउंड ले कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि ये चीज मैंने तो फलां जगह से क्या की है, परचेज। अगर आप इसको बेल ग्रांट करना चाहते हैं ना, तो आपने जो इस अक्यूज कौंसल के आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, क्योंकि बेल ग्रांट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लिखना है बेल ऑर्डर के अंदर जो आपका पिटिशनर साइड है उसका व्यू लिखना है। फिर आपने क्या करना है, अक्यूज साइड, फिर उसको आर्ग्यूमेंट को क्या करना है आपने, हर्ट और रिकॉर्ड को परसू करना है। यहाँ पे आप अगर उसको बेल ग्रांट करना चाहते हैं, तो इसमें आप इसकी मेलाफाइडी को निकाल कर इनोसेंस लाएं कि जी मैंने फलां जगह से चीज परचेज की थी, मुझे कोई पता नहीं है कि ये रॉब्ड आर्टिकल्स हैं, ये क्या है और क्या नहीं है। तो ये तमाम के तमाम जो आर्टिकल्स हैं जनाब, ये तो मैंने फलां शख्स फलां दुकान से परचेज किए थे, लिहाजा मेरा इस चोरी के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है, रॉबरी के साथ।
तो फिर आप उसको बेल ग्रांट कर सर सकते हैं। इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा, फर्दर इंक्वायरी वाला देख लेंगे, क्या सामने एक फर्दर इंक्वायरी भी बनेगी। और उसके बाद सर फर्दर इंक्वायरी के अलावा भी इसमें एक सिलसिला पास है सर। एक तो मेला उसकी बोनाफाइड आ जाएगी ना, फर्दर इंक्वायरी आ गई, और इसमें एक और चीज, एक तो सर आ जाते हैं हमारे वो जो हम देखते हैं सर, जो ग्राउंड होते हैं, जो सुपर ऑफिशियली हम देखते हैं सर, वो तो वैसे लिखे जाते हैं वो मतलब एक तो इसमें। identity- और अगली बात डिलेन एफआईआर है, वो ठीक है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नाम का हो, पहला ग्राउंड डिलेन एफआईआर हो गया, दूसरा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में क्या होना, उसका नाम का होना, तीसरा उसका प्रीवियसली नॉट कन्विक्टेड होना, चौथा उसका कि जनाब किसी और उसका वो नहीं है, मेमो ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो भी है। और प्रोसीजरल डिफेक्ट है ना कि जो मेमो ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने उसका नहीं बनाया, कोई भी जो आप रिकवरी करेंगे मेमो ऑफ आइडेंटिफिकेशन उसमें बनाना जरूरी है, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर आप उसको क्या कर देंगे, बेल ग्रांट कर देंगे। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं हुई, अननोन पर्सन का इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी। नहीं वो लाजमी नहीं है, वो रूल ऑफ प्रूडेंस है। जो रूल ऑफ प्रूडेंस होता है वो हर केस में जरूरी नहीं होता, लाजम नहीं है कि आप आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएं, वो लाजम नहीं है। लेकिन इसमें अगर आपने बेल ग्रांट करनी है तो डिलेड एफआईआर हो गया सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में। हाँ, अब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है तो आप ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं कि वाइल रिलायन ऑन जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डेटेड सो एंड सो रिपोर्टेड एट फला, कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में अगर किसी का नाम दिया जाए तो उसकी अहमियत नहीं होगी। जी वो किताब मैं आपको उठवा देता हूँ, किताब में से दे देता हूँ, बड़ी है, जो भी आप खोलेंगे तो कॉमन जजमेंट्स है, इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद है जनाब अगले पेपर पे आ जाए। अब इसमें अगर देखें अभी तक जो हमने 17 के पेपर देखे हैं, आप पूरी सीआरपीसी पढ़ के भी इस सवाल को हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसने सीआरपीसी तो आपसे पूछ ही नहीं है। उसने पूछा कि अप्लाई करके दिखाएं सीआरपीसी को, आप अप्लाई किस तरह करेंगे, चार्ज फ्रेम करके दिखाएं या क्या लिख कर दिखाएं, ऑर्डर। उसने आपसे वो जनरल पूछे ही नहीं है, एक सवाल ट्रायल वाला जनरल था, उसके अलावा उसने ये चार्ज फ्रेम करवाया, ये आपसे क्या करवाया है कि आप क्या लिख कर दे दें, इस ऑर्डर का जो है वो उसका जिक्र किया कि आप ऑर्डर के बारे में लिख कर दे दें, जज बनाया हुआ है। अच्छा 2019 पे आ जाती है अभी। A driver of the wagon had been arrested for causing death of passerby. ड्राइवर ने क्या कर दिया जनाब, पासवर्ड को मार दिया, ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। कौन सी दफा लगती है, 320 लगती है। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग पे किसी की जान लेना 320 है। अच्छा, एंड द वैगन हैड बीन टेकन इनटू द कस्टडी बाय द पुलिस। पुलिस ने वैगन क्या कर लिया, कस्टडी में ले लिया। हाउ लॉन्ग कैन रिटेन द कस्टडी ऑफ वैगन एट पुलिस स्टेशन। Later on, owner of the wagon, who was not an accused in the case, applied to the station house officer for the release of the wagon, but the same was not released. How would you deal with the matter of petition for spurdari filed by the owner discuss? And can a magistrate pass a fresh order of spurdari if an earlier order regarding the same is found by him to be based upon incorrect facts or unjust in the circumstances of the case? ये उसने पता क्या किया है? अब इसके लिए आप खोल ले एम महमूद का मेजर एक्ट क्रिमिनल, 516 की जो कमेंट्री है ना, उसकी 2 जजमेंट्स कॉपी हुई है, इसमें और कुछ नहीं है। कौन कौन सी जजमेंट है उसमें? पहली जजमेंट है एक बस ड्राइवर का केस लिखा हुआ, सेम यही फैक्ट है, ठीक है, लेकिन उसमें ड्राइवर कौन सा है, बस है। तो यहां पर फिर जो हेल्ड किया गया वो ये किया गया कि मकसद फाइनेंशियल नुकसान तो है ही नहीं यहाँ। क्रिमिनल ट्रायल में हमारा मकसद होता है उस जो गिल्टी पर्सन है उसको सजा देना, और बस ये गाड़ी या जो भी ऐसी चीज होती है वो ऐसी चीजें होती हैं जो डिटोरिएट होती है। तो जो चीजें डिटोरिएट होती हैं खड़ी खड़ी, उनको ज्यादा देर के लिए पुलिस स्टेशन पर होल्ड नहीं किया जाता, तो वहां पर उस बस की रिकवरी उसके ओनर को दे दी गई थी, चाहे वो उस बस या वैगन से ही कोई एक्सीडेंट किया गया हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अक्यूज क्या है, ऑलरेडी अंदर आ चुका है। तो क्या ओनर को स्पुर्दारी मिलेगी? बिल्कुल खुल के आप ऑर्डर लिखेंगे कि जनाब बिल्कुल स्पुर्दारी मिलेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और जजमेंट का अगर आप हवाला दे दे तो सोने पे क्या हो जाएगा जनाब, आप सुहागा हो जाएगा। तो जजमेंट की बात करें, मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको यहाँ से, मेरे पास शायद पढ़ी हो
एम महमूद वाली जजमेंट मैं आपको दे देता हूँ, आप उस जजमेंट में पढ़ेंगे 516 की जो है ना, ये 516 ए। ये एसएचपी भी छोड़ सकता है ना वो, हाँ एसएचपी। नहीं, सुपुर्दारी जो है ना, वो जब आपका माल मुकदमा बन गया, एसएचओ बंदा छोड़ सकता है, सुपुर्दारियां नहीं दे सकता। गाड़ी नहीं दे। गाड़ी नहीं देगा, गाड़ी जो है वो वही देगा। और इसमें अगली बात भी उसने की है ना, दूसरी बात भी पढ़े। दूसरी बात क्या है, नीचे वाली सिचुएशन भी पढ़े। एक और भी उसने सिचुएशन दी है कि जनाब कि मजिस्ट्रेट क्या दोबारा कोई ऑर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता। पहले उसने किया है तो उसको हाँ, रिजेक्ट किया है तो क्या दोबारा। अब इसमें एक सिंपल सी चीज ये है कि हमने ये पढ़ा है कि सीआरपीसी में रिव्यू का कंसेप्ट नहीं है। जी सर। और अपने ऑलरेडी पास ऑर्डर को दोबारा रिव्यू करना, तो बेसिकली तो रिव्यू वाले मामले में आ जाएगा। लेकिन इस पे एक जजमेंट आई थी जिसमें ये था कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, सुपुर्दारी में अगर उसका जो पुराना ऑर्डर है उसको इरोनियस लगता है तो वो क्या कर सकता है, नया ऑर्डर पास कर सकता है। ये दोनों जजमेंट्स, इसमें और कोई भी चीज उसने इन्वॉल्व नहीं की। ये दोनों के दोनों जो 516 ए की एम महमूद के क्रिमिनल मेजर एक्ट की जो दो जजमेंट्स हैं, आप पहला पेज पढ़ेंगे आपको पहले पेज में दोनों की दोनों जजमेंट एज इट इज मिल जाएगी। तो जिस शख्स ने वो दो जजमेंट्स का हवाला दिया, ये इस किस्म का सवाल उसका है कि जो आपको पता हो कि हाँ जी जजमेंट आती है और जजमेंट को हमने किस तरह करके उसमें लिखना है, या किस तरह करके हमने नहीं लिखना जी। ऑर्डर भी निकला सुपुर्दारी। इसमें उसने सुपुर्दारी का ऑर्डर मांगा, क्या मांगा है आपसे? ऑर्डर नहीं मांगा, आपसे डिस्कशन मांगी है कि जनाब आप सुपुर्दारी देंगे या नहीं देंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि डील करना है मैटर ऑफ सुपुर्दारी के साथ, पूरी डिस्कशन के साथ आप बताएंगे कि आप सुपुर्दारी देंगे या नहीं देंगे। तो इसमें असल चीज यही डिस्कशन है, सुपुर्दारी देने की या सुपुर्दारी ना देने की डिस्कशन है। इससे ज्यादा इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं है कि क्या आप वो सुपुर्दारी जो है जो बनती है कि नहीं बनती। आपने उस केस ला के हवाले से उसको एडजस्ट करके बताना है। और बात फिर वही है कि दोनों जगह पे इसको वो अपने इरोनियस ऑर्डर को रिव्यू भी कर सकता है, और साथ जो है वो कौन सा ऑर्डर पास कर सकता है, जो यहाँ पर उसने आपसे पूछा है वो ऑर्डर पास कर सकता है, उसमें कोई भी जो है वो मसला नहीं है। जस्ट इसी में ही कर सकते हैं, किसमें? जस्ट सुपुर्दारी में ही कर सकते हैं दोनों ऑर्डर। बाकी जगह पर तो आपको मना कर दिया, रिव्यू के ऊपर तो एक्सप्रेसली सीआरपीसी कहता है कि कोई भी जज जो है अपने फैसले को क्या नहीं कर सकता, रिव्यू नहीं कर सकता। तो उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं रिव्यू वाली। जहां तक बात है रिव्यू की, तो रिव्यू में तो मना है कि रिव्यू हो ही नहीं सकता। जी वैसे ये ऐसे सिर्फ यही बना के दे सकता है कि मजिस्ट्रेट रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता, तो फिर केस में कर सकता है। अगर रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता, उसका जवाब है कि सीआरपीसी में रिव्यू है ही नहीं। सीआरपीसी में क्या नहीं है? रिव्यू है ही कोई नहीं सीआरपीसी के अंदर। तो ये भी देखेंगे उस बंदे ने मतलब ये जजमेंट नहीं पढ़ी हुई है और वो डायरेक्टली इसका जवाब एज इट इज सीआरपीसी दे देता है, नहीं, तो वो गलत होगा। वो जवाब है ही नहीं उसका। जब तक आप उस जवाब को उस तरह लेकर ना चलें जो उस जवाब का हक है, तब तक वो जवाब बनता ही नहीं है आपका। आपने जवाब को बनाना है, जब भी जवाब लेकर आना है उसका हक अदा करना है जो उसका हक बनता है। अगर आप इस तरह अपनी तरफ से करेंगे, इस तरह तो कोई भी बंदा आप कुछ भी लिख दे। जजमेंट वो देता ही इसलिए, और अभी आपके पेपर में तो अभी तो कुछ नहीं प्रैक्टिस नहीं पकड़ी, लेकिन एडिशनल सेशन जज में वो क्या करता है, वो कहता है ये फलां जजमेंट है, जरा इसको डिस्कस करेंगे आप, इस जजमेंट के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो बेसिकली उसको वो बंदा चाहिए जो हर लिहाज से क्या हो, लॉ को पढ़ के और समझ के आए और उसके अंदर उसको पता हो कि कौन कौन सी जजमेंट आई है और कौन कौन सी जजमेंट्स नहीं आई। ये जो आपको मैं बता रहा था जनाब 516 की जजमेंट्स में आपको ये बता दे, तो अभी 516 ए आप खोल लें किताब, मैं आपको उसमें से जजमेंट निकाल देता हूँ 516 ए की, जो आपके पेंडिंग ट्रायल के केसेस हैं। और ये सारा जो आपको मैंने अभी बताया है, जो इसकी जजमेंट उसने दी थी आपको, वो आप खोल लें। मैं आपको ये उस पे शेयर कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए, मैं आपको जजमेंट दिखा देता हूँ। ये ले, इसमें से भी जजमेंट तलाश कर लेते हैं कि क्या है। ये है जनाब इसका डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी वाला। इसमें अभी जजमेंट देखते हैं कहाँ पे वो जजमेंट जो है वो आई थी। ये नीचे जजमेंट देखते जाएं। इसमें section provides a mechanism for criminal court to restoration temporary custody of the disposal of the seized property pending when an offence appear to be committed in respect of the property or when property 15 months जनाब dissolved के हो गया court in normal cases to restore possession of the party has possession of vehicle recorded
This law does not require the owner to furnish security. एक और भी चीज है, law does not require the owner in such a case to furnish the surety, and the court is required to release the vehicle on merely executing PR bond for reasonable amount. अगर मालिक आ जाए तो फिर उसमें क्या है कि अदालत आपसे श्योरिटी भी नहीं लेगी. Retention of vehicle of in police custody for a definite period would mean nothing but complete decay, deterioration, and damage of the vehicle, which is not allowable under law. Is interlocutary nature restored for the purpose of temporary arrangement so that can be saved in decay. और उसके बाद real owner should be deprived. Term of Spurdari modified vehicle cannot be used for ये हो गया commission of the offense हो गया. Or used property can be determined ये हो गया. No useful purpose detain हो गया. Custody of police violate mandatory provisions. Motor vehicle is not police was giving information petitioner articles in the commission of offences. Seizure of the vehicle only for the purpose of inspection by the examiner under motor vehicle ordinance and no other purpose applicant cannot give direct हो गया. Open transfer हो गया. उसके बाद according to Peshawar High Court transfer letter vehicle used by offender running from a police station for committed him cannot be commissioned. Cancellation of orders for the stolen cash for non-provision vehicle taken in possession from custody control prisoner criminal courts not competent to investigate into the question. Judicial discretion can be exercised for release of the principal in view of the city principal of the court if it is inherent jurisdiction to grant temporary. ये है जनाब जजमेंट है. Magistrate can pass fresh order of spurdari if an earlier order regarding the same is found by him to be based upon the upon incorrect facts are unjust in the circumstances of the case. कुछ ऐसी जजमेंट उसने पूछी थी आपसे, यही अल्फाज पूछे है ना. ये 2008 YLR 2196 है. 2008 YLR 2196. अच्छा जी, ये वाली क्लियर हुई. आगे सुने गौर से. Driver of the bus would be prosecuted for causing hurt or death or persons by rash or negligent driving, but the vehicle cannot be said to have been used by the accused for the commission of such offense. Detention of bus would penalize the owner, which is not required by law in case he furnishes suitable surety. यही को मामला है या नहीं मामला? ये दो जजमेंट्स है जनाब जो उसने क्या किया आपको दे दी है कॉपी पेस्ट करके. अब कौन करेगा जिसको जजमेंट का पता होगा? 2005 पीसीआर एलजे 1510. तो ये जो प्रोपोजिशन है इसमें दो जजमेंट्स आई हुई हैं. तो प्रोपोजिशन में वो इलस्ट्रेशन भी दे सकता है, कोई जजमेंट भी दे सकता है, और कोई भी ऐसी चीज आपको देकर आपसे उसको क्या कर सकता है, वो सवाल पूछ सकता है कि जनाब आप ये बताओ. 2005 पीसीआर एलजे 1510. ठीक होगा जनाब. तो अब ये जो सवाल हमने पढ़ा है, ये सवाल इसमें क्या है, इस सवाल में बेसिकली दो जजमेंट्स है और दोनों जजमेंट्स को उसने क्या कर दिया है, आपको हवाला दे दिया. और अल्फाज भी देख लें तो तकरीबन अल्फाज क्या है, जजमेंट के अल्फाज है जो हमने जजमेंट में भी पढ़ा. क्या पढ़ा हमने जजमेंट में? हमने जजमेंट में एक जजमेंट जो पढ़ी है ऊपर वाली, उसमें क्या लिखा हुआ था, जो उसने पूछा था कि मजिस्ट्रेट क्या फ्रेश ऑर्डर पास कर सकता है या नहीं कर सकता. यही सवाल है ना आपका. क्या उसने वर्डिंग क्या दी थी? सवाल उसने पूछा जी कि एंड अ मजिस्ट्रेट कैन पास अ फ्रेश ऑर्डर ऑफ सुपुर्दारी if an earlier order regarding the same is found by him to be based upon incorrect facts or unjust in the circumstances of the case. ये स्टेटमेंट है ना. केस लॉ की स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताई है? केस लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह के मजिस्ट्रेट कैन पास फ्रेश ऑर्डर ऑफ सुपुर्दारी if an earlier order regarding the same is found by him to be based upon incorrect facts or unjust in the circumstances of the case. सेम स्टेटमेंट है कि नहीं है? सिर्फ उसने क्या लगा दिया शुरू में, कैन लगा दिया. और अगर इसका जवाब आप ये लिख देते कि जनाब इट वाज हेल्ड इन 2008 वायलआर 2196 कि मजिस्ट्रेट जो है वो क्या कर सकता है, कैन पास फ्रेश ऑर्डर, तो बात क्या हो जाती है, यहीं पे आपकी खत्म हो जाती है और इस नीचे वाली प्रोपोजिशन का जवाब आ जाता है. जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका एज इट इज जवाब कहां से आपको मिल गया, जो उसने खाली फर्क किया कि उसने वैगन का ड्राइवर और उसको क्या किया, जिगजैग ड्राइविंग. और कौन लेने आया जनाब उसकी सुपुर्दारी, ओनर लेने आया. यहाँ पे वो क्या कहता है कि ड्राइवर ऑफ द बस वुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर कॉजिंग हर्ट और डेथ ऑफ पर्सन. किसको आप करेंगे, ड्राइवर ऑफ द बस और वैगन को, कि बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, बट द व्हीकल कैन नॉट बी सेड टू हैव बीन यूज्ड बाय द अक्यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस. डिटेंशन ऑफ बस वुड पेनलाइज द ओनर व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ in case he furnishes suitable
श्योरिटी। तो एज इट इज उसने इस चीज को क्या किया जनाब, कॉपी पेस्ट करके आपको जो ये मामला था वो क्या कर दिया, वो आपको प्रोपोजिशन की सूरत में बनाकर दे दिया जनाब। उसके बाद आगे चले, आगे इसमें क्या है, नेक्स्ट सवाल खोलें आप जो आपके इस पेपर में आ रहा है। राइट ऑफ यूज। हाँ जी, जाना है तो बस ये 2-4 सवाल करके आप जाए। मैं तो कहता हूँ अभी चले जाए, मुझे तो कोई नहीं है, मैं तो नहीं आप बस ये पेपर के 2-4 सवाल देख ले क्योंकि ये आइडिया हो जाए। अच्छा जी, the rights of the accused are given considerable protection under the Code of Criminal Procedure. Discuss the content to which you consider this is to be an accurate statement. बिल्कुल जनाब, कोई शक है ही नहीं इसमें that the accused is the favorite child of law. Accused क्या है? फेवरेट चाइल्ड है। accused का राइट गिनना शुरू करेंगे। सबसे पहला राइट, सबसे पहला 46 है। कौन सा राइट है? लिखते जाएं जल्दी जल्दी। सेक्शन 46 है। 46 क्या कहता है कि जब आपने अक्यूज को गिरफ्तार करना तो प्यार मोहब्बत से गिरफ्तार करना है, अगर वो सरेंडर कर दे तो फिर आपने उसको टच भी नहीं करना। किसने कहा? 46 ने कहा। अच्छा जी, अगली बात है कि इफ द अक्यूज इज फीमेल, तो 52 ने उसको हक दे दिया कि आप एक फीमेल को अरेस्ट करेंगे तो सर्च करते वक्त सिर्फ कौन होगा? फीमेल का होना जरूरी है, उसके बगैर आप उसको नहीं कर सकते। 52 के बाद अगला इसमें जो राइट है उसका 61 है। 24 घंटों में आप उसको किसके पास लेकर जाएंगे? मजिस्ट्रेट के पास लेकर चले जाएंगे। उसके बाद इसका जो अगला राइट है 61 के बाद मजिस्ट्रेट के पास आप उसको लेकर चले गए, फिर आगे लेकर चले जनाब जी। 63 राइट ऑफ डिस्चार्ज है जनाब इसके पास, कि जिसमें वो दरखास्त दे सकता है, किस स्टेज पर ड्यूरिंग रिमांड वो दरखास्त दे सकता है कि मुझे क्या कर दिया जाए? डिस्चार्ज कर दिया जाए। अच्छा, फिर उसके बाद आप आगे चले जाए तो आपको जाकर इंक्वायरी के अंदर 116 का राइट मिलेगा कि अगर अक्यूज इज इन्वॉल्व इन एनी, आपका जो श्योरिटी वाला ऑफेंस है, ऑफेंस तो नहीं होगा कि आप सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस है, तो अक्यूज का राइट है कि 116 में आप उसको क्या करें? डिस्पेंस विद करें फ्रॉम पर्सनल अटेंडेंस कर दें। फिर उसके बाद अगला राइट है अक्यूज का कि अगर कोई मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ अंडर सेक्शन 190 क्लास सी किसी भी जुर्म की कॉग्निजेंस लेता है तो वो अक्यूज को बताएगा कि जनाब इट्स योर राइट कि अगर आप मुझसे केस ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो करवा सकते हैं। 191 सेक्शन में है ये 191। ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट अपने ओन नॉलेज के ऊपर क्या करेगा, अपने ओन नॉलेज के ऊपर जो है वो करेगा, किसी भी उसकी कॉग्निजेंस लेगा, तो ओन नॉलेज पर अगर वो कॉग्निजेंस लेगा तो कॉग्निजेंस लेने की सूरत में उसको क्या करना पड़ेगा? ओन नॉलेज की कॉग्निजेंस पर कि वो अक्यूज को बताएगा कि भाई अगर आप मुझसे ट्रायल नहीं चलवाना चाहते हो तो मैं चलवाए, आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप इसको ट्रांसफर कर दें। अच्छा जी, और इसके अलावा क्या है? और इसके अलावा अगला राइट आ जाए 205 205, पर्सनल अटेंडेंस से उसको आप एक्सक्यूज कर देते हैं। फिर अगला उसका है कि उसको आपने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में अक्यूज को आपने सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट करने हैं बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। उसके बाद अगला है जनाब एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज, है ये उसका हक है। एविडेंस उसकी मौजूदगी में रिकॉर्ड होगा। 353 का हक है। फिर 342 है कि 340(2) कि वो अपना ही विटनेस बन सकता है, ऑन ओथ अपनी फेवर में स्टेटमेंट दे सकता है। 340 क्लास 2 कि वो अपनी फेवर में एज अ विटनेस क्या कर सकता है? स्टेटमेंट दे सकता है। उसके बाद अगला उसका जो राइट लिखना है आपने वो बेल की तरफ चले जाए, उसका राइट ऑफ बेल, बेल बिफोर अरेस्ट का राइट, उसका बेल आफ्टर अरेस्ट का राइट है उसका। उसके बाद उसका है जनाब 540 ए में फिर अगेन उसके पास राइट आ जाता है किस चीज का? कि उसको डिस्पेंस विद किया जा सकता है अगर मोर देन 1 पर्सन है। तो ये कितने का होगा? कुछ 15 का होंगे, 10-12 होंगे होंगे। ये राइट्स है जनाब किसके? किसी भी अक्यूज के सीआरपीसी के अंदर जो आप उसको देखते हैं। आगे चलें जी, असलम ने क्या कर दिया है? फिर असलम आ गया। हाँ हाँ, सर ये 116, 205 और 540 है, इन पर्सनल अटेंडेंस का फर्क क्या है? 116 तो है ड्यूरिंग इंक्वायरी, ट्रायल में है ही नहीं। जो आपका सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस के लिए आपको बुलाया गया, और उस केस में अगर आपको पर्सनल अटेंडेंस से चाहिए, एक्सक्यूज चाहिए, तो वो होगा 116। जो 540 ए और 205, 205 में कोई सिंगल अक्यूज किसी भी वक्त अदालत से रिक्वेस्ट करके ट्रायल इन एब्सेंशिया की इजाजत, बेसिकली 205 है ट्रायल इन एब्सेंशिया, जिसमें कोई भी अक्यूज क्या कहता है? मजिस्ट्रेट को कहता है जी मैं तो नहीं आ सकता, मुझे आप हाजिरी से माफी दे दे, मेरी जगह मेरा वकील पेश होगा, तो वकील सर्टिफिकेट देता है जी हाँ जी मैं इसकी जगह पेश होऊंगा।
तो कोई सिंगल अक्यूज भी हो तो वो किस में दरखास्त दे सकता है? 205 में। 540A तब एप्लीकेबल है जब 2 या 2 से ज्यादा अक्यूज हो और कोई 1 या 2 आते रह जाए और रिमेनिंग 1 या 2 अदालत से इजाजत ले, तो वहां पर वो 540A में 2 आर मोर देन 2 अक्यूज का होना जरूरी है और उसमें से कुछ आएंगे ट्रायल में और कुछ क्या करते हैं, दरखास्त देते हैं 540A में। 205 में सिंगल पर्सन भी दरखास्त दे सकता है। अब ये जो दो या दो से ज्यादा, इनका मकसद ये है कि फिर उसकी बजाय दूसरे की हाजिरी लगेगी। वो अपनी जगह वकील भेजेगा जो डिस्पेंस विद करवाएगा और दूसरा बंदा खुद आएगा। उसकी जगह पे किसी की हाजिरी लगना जरूरी है। वकील का आना, किसी नहीं, वकील 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 की हाजिरी नहीं, वकील सर्टिफिकेट देता है और वो दे कहता है कि जी मैं नहीं, मेरी जगह मेरा वकील पेश होगा। तो सर्टिफिकेट का और वकील के सर्टिफिकेट के बगैर डिस्पेंसेशन नहीं होगी। वकील कहता है हाँ जी मैं पेश हूँ, अगर कल इसके ऊपर कोई भी जुर्म साबित हुआ और सजा हुई तो मैं इसको लेकर आऊंगा। तो वहां पर डिस्पेंसेशन जो होती है वो उस वक्त होती है जब वो वकील उसकी हाजिरी की क्या करता है, जमानत दे। सही, ये तो आगे ना मजिस्ट्रेट के कोर्ट ऑफ सेशन में आपको कैसे डिस्कस जी इसमें देख, अब ये जो 205 है ये कहीं पर उधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन सबॉर्डिनेट कोर्ट की पावर को मजिस्ट्रेट अगर वो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो यूज करना चाहे तो कर तो सकता है, लेकिन कहीं डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ कि ये उसको जो 63 है डिस्चार्ज वाला, वो भी कहीं डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ कि उसको कौन एक्सरसाइज कर सकता है, उसको आपका कोर्ट ऑफ सेशन एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन करता है, लिखा हुआ वो कहीं पर इसके कुछ लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। अलग से नहीं। 14 सितंबर 2019 को क्या हुआ जी? असलम ने क्या किया जी? पुट इन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी stating that there was some dispute regarding land between him and Riaz and others who wanted to evict him forcibly, and the dispute was likely to cause the breach of peace. The very day the magistrate passed a preliminary order under subsection 1 of section 145 after several adjournments. When the case was taken up on October 2019, Aslam was found to be absent, and accordingly, magistrate dismissed his application in default. Whether the order dismissing the application is valid, express your opinion with reasons. Also explain the remedies which are available to Aslam against this order. पढ़ लो पूरी सीआरपीसी और उसके बाद दो इसका 145 है। 145 देखे, जो आपका डिस्प्यूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है जनरली वो आपके सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है। लेकिन कहीं पे अगर ब्रीच ऑफ पीस को इमीडिएट खतरा हो तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जिस बंदे को 60 दिन के अंदर अंदर डिस्पोजेस किया गया हो उसको पोजेशन वापस लेकर दे सकता है, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, कोई भी ऑर्डर अकॉर्डिंगली कर सकता है, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा शुड नॉट बी अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास बाय द सिविल कोर्ट। अब यहां पर फर्ज कर लें जी कि कौन कौन बंदा है, एक असलम है और दूसरा कौन है, रियाज है। अगर रियाज की फेवर में सिविल कोर्ट का फैसला आया हुआ ना स्टे का, तो फिर असलम को कोर्ट कभी भी सेट इनटू पोजेशन 145 में नहीं करेगा। 145 में यह है कि अभी अगर वो सिविल कोर्ट में जाते हैं डिस्प्यूट को लेकर उस पर तो टाइम लगेगा, तो इमीडिएटली अब कहां चले जाएंगे, मजिस्ट्रेट। 145 में मजिस्ट्रेट उसकी फर्स्ट क्लास में ये ऑर्डर पास करता है। 145 अगर आप खोलेंगे तो फर्स्ट क्लास में मजिस्ट्रेट क्या कहता है कि उसको क्या इख्तियार दिया कि वो कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है। इसकी क्लास 5 पढ़े, 145 की क्लास 5 पढ़े ऊंची आवाज में। Nothing in the section shall preclude any party so required to attend or any other person interested from showing that no such dispute as aforesaid exists or has existed, and in such case the magistrate shall cancel his said order. ठीक हो गया। All for the तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, 145 क्लास 5 में क्या, तो इसने पूछा कि जो मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया है उसको क्या कहे, आफ्टर सेवरल जजमेंट्स व्हेन द केस वाज टेकन ऑन फ्ला Aslam was found to be absent and accordingly magistrate dismissed his application in default. Dismiss his application करने का मतलब क्या है, कैंसिल कर दिया। मजिस्ट्रेट कैंसिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब यहां पर देखें असल इशू 145 है ही क्या, 145 होता ही तब है जब इमीडिएट डेंजर हो तब। सेवरल एडजर्नमेंट्स का मतलब क्या है कि सेवरल एडजर्नमेंट्स पर भी अगर वो लोग पेश नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि डिस्प्यूट की नेचर अर्जेंट है ही नहीं। आपने ये पॉइंट उसको देना है कि यहाँ पर
जो 145 में आपका मजिस्ट्रेट इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में इंटरफेयर करता है, उसकी बेसिक जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को जो अर्जेंट खतरा है उसको क्या करना, उसको मेंटेन करना। और सेवरल एडजस्टमेंट्स ये शो कर रही है कि यहाँ पर कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। और फिर सेवरल एडजस्टमेंट्स के बाद जब अगली पेशी के ऊपर आपका वो एप्लीकांट नहीं आ रहा, तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट ने ये मामला कर दिया तो ये बिल्कुल क्या है, ऑर्डर उसका वैलिड है। लेकिन उसने ऑर्डर से आगे भी पूछा है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को आपने वैलिड करना है। 145 क्लॉज 5 में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। वेदर द ऑर्डर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन इज वैलिड, हमने कहा 145 में क्या हो गया, ये बिल्कुल वैलिड हो। लेकिन वैलिड लिखते वक्त कहना है कि 145 क्लॉज 5 के मुताबिक मजिस्ट्रेट अपने किसी भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकते, तो वो वैलिड हो गया। एक्सप्रेस योर ओपिनियन विद रीजन। अब विद ओपिनियन विद रीजन क्या आया कि जनाब ये अर्जेंट मैटर नहीं बन रहा, सेवरल एडजस्टमेंट्स आ रही है, एप्लीकांट खुद वहां पर पेश नहीं हो रहा। तो बेसिकली अगर इस तरह का एक नॉर्मल नेचर का मुकदमा हो तो वो सिविल डिस्प्यूट है, वो सिविल कोर्ट में जाकर होना चाहिए, यहाँ पर उस मुकदमे को ओरिजिनेट नहीं होना चाहिए। आल्सो एक्सप्लेन द रेमेडीज व्हिच आर अवेलेबल टू द असलम अगेंस्ट दिस ऑर्डर। मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन है, और यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे है, जो रेमेडीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंफ्यूजन रेमेडीज के हवाले से मेन जो बनता है वो ये बनता है कि ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है 145 का। तो जितने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स होते हैं उनको अगर आप उनके खिलाफ रेमेडीज की बात करें तो 561A रिट पिटीशन में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन सर्टेन टाइम्स अपीलेबल तो ये कन्फर्म नहीं है। जब अपीलेबल नहीं है तो हम उसमें जो प्रैक्टिकली चल रहा है वो रिवीजन चल रही है। लेकिन एग्जेक्टिव ऑर्डर होने की रिवीजन बेसिकली जुडिशियल ऑर्डर्स पे होती है। अब आप इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि ये जनाब ऑर्डर जो है वो एग्जेक्टिव इन नेचर है, ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। अगर जुडिशियल ऑर्डर हो तो रिवीजन में चला जाता, लेकिन ये एग्जेक्टिव इन नेचर है। तो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जितने भी होते हैं उनके खिलाफ आपके पास जो रेमेडी होती है वो 561A रिट बिफोर द हाई कोर्ट इन द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, जो क्रिमिनल पावर उसके पास मौजूद है। तो इसको अब रेमेडी में आप 561A को जाकर डिस्कस करेंगे। 145 क्लास 1 5 और 561A। अगला पेपर खोले जनाब, नेक्स्ट है 2020 का। हाउ कुड प्रोक्लेमेशन फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग इज मेड, when and how property of the person absconding is attached, how the attached property can be restored, what is the remedy provided if application for restoration of attached property is rejected। ठीक है, अब जो अटैच प्रॉपर्टी इज रिजेक्टेड है, जाए जाकर खोले 405 खोले जरा, 405 6 खोले सीआरपीसी। वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी पे उसने बताया होगा कि ये अपील है, अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन होगा, और उसने मेंशन किया होगा कि रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। 405 6 खोले पड़े, वहां पे क्या लिखा हुआ है। एक तो उसने आपसे ये पूछा कि आप ये बताएंगे कि यहाँ पे रिवीजन बनती है या अपील बनती है, तो आप उसको सेक्शन मेंशन करेंगे कि जनाब अगर रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी का कोई भी ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट करेगा कोर्ट, तो रिजेक्शन के ऊपर क्या होगी, अपील फाइल होगी। क्या सेक्शन है जनाब? Any person whose application under section 89 of the delivery of property or the proceeds of the sale thereof has been rejected by any court may appeal to the court to which appeals ordinarily अगर relies। यहाँ पर क्योंकि अगर कोई मजिस्ट्रेट को उसने जिक्र नहीं किया तो लिहाजा आप बताएंगे कि जनाब अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था रिजेक्शन का तो कोर्ट ऑफ सेशन का ऑर्डर था तो हाई कोर्ट में आप अपील फाइल करेंगे, और ये अपीलेबल ऑर्डर होता है रिजेक्शन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर की रेस्टोरेशन। तो सेक्शन कौन सा, 406 है क्या है, 5 है, 405। तो अब आप इसका जो रेमेडी है इसका तो ये वाला पूरा हेड बनेगा ये 405 सेक्शन का, कि इसके खिलाफ जो रेमेडी अवेलेबल है वो कौन सी है, अपील है। फिर इसको आप 2-3 हेडिंग भी बन जाएगी। कौन सी हेडिंग बन जाएगी कि अपील, फोरम ऑफ अपील क्या होगा, फोरम ऑफ अपील में कि इफ द केस वाज एडजुडिकेटेड बाय द मजिस्ट्रेट और द रिफ्यूजल ऑर्डर जो है आपका, वो रिजेक्शन ऑर्डर किसने पास किया था, मजिस्ट्रेट ने, तो अपील लाया करेगी कोर्ट ऑफ सेशन। और रिजेक्शन ऑर्डर अगर किया था कोर्ट ऑफ सेशन ने तो अपील लाया करेगी आपकी बिफोर हाई कोर्ट। हाउ प्रोक्लेमेशन फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग इज मेड। प्रोक्लेमेशन के लिए अब आप उसको बताएंगे कि जनाब स्टार्ट करेंगे, सीआरपीसी प्रोवाइड्स डिफरेंट मोड्स टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ एन अक्यूज पर्सन, जिसमें पहले है नॉन कोर्सिव मेजर्स और फिर है कोर्सिव मेजर। नॉन कोर्सिव मेजर में सबसे पहले समन होगा, कि समन उसको किया जाता है, समन का आप थोड़ा सा हवाला एक पैराग्राफ में देंगे। फिर वारंट है, अगर समन और वारंट, फिर आप उसमें मेंशन करेंगे कि समन और वारंट अल्टरनेटिवली भी हो सकते हैं, कि कहीं पर डायरेक्टली वारंट जारी हो सकता है इन ल्यू ऑफ समन इफ द कोर्ट कंसीडर कि कहीं वो बंदा भाग ना जाए,
लेकिन वारंट जारी करने के लिए पहले 2 स्टेप्स का जारी होना जरूरी है, कि वारंट का खास तौर पे जारी, समन हो ना हो वारंट का जारी होना जरूरी है। जब तक वारंट ना हो तब तक आप क्या नहीं कर सकते, आप प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर नहीं कर सकते। फिर प्रोक्लेमेशन के लिए आप बताएंगे कि जनाब उसमें 30 दिन का टाइम दिया जाएगा मिनिमम, केस में आप अदालत में पेश हो, वरना आपको प्रोक्लेम कर दिया जाएगा। और उसके बाद प्रोक्लेमेशन उसकी जो है वो क्या कर दी जाती है, ऑर्डर कर दी जाती है। प्रोक्लेमेशन के बाद एट एनी टाइम कोर्ट क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अगला पॉइंट मेन ये है कि प्रोक्लेमेशन के बाद प्रॉपर्टी अटैच कब होनी है, फुल 88 तो उसमें मेंशन क्या होगा, कौन सा टाइम मेंशन है जनाब प्रोक्लेमेशन के बाद? The court issuing the proclamation under section 87 may at any time. अब यहाँ पर होगा एट एनी टाइम। पिछली देखिए एब्सकॉन्डर में उसने क्या कहा कि वारंट का उसने जिक्र किया होगा, That any person against whom a warrant has been issued. ठीक हो गया। अब वारंट के साथ आपने उसको मेंशन करना है, क्योंकि जो समन है वो सम टाइम इशू नहीं होता, तो समन इज नॉट कंपल्सरी बट वारंट इज कंपल्सरी। लेकिन इसमें आप इसको डिफाइन कर तो उसको बताएंगे कि देयर आर सर्टेन केसेस इन व्हिच कोर्ट मे इशू समन, बट उसमें क्या है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कोर्ट को, अब सेक्शन कौन सा ऑथराइज करता है, सेक्शन आगे आपने हवाला देना 91 92 पढ़े जाके, वहां पे आपको एक हवाला मिलेगा कि जहां पर कोर्ट की पावर होगी कि वो समन की जगह पे वारंट जारी कर सकता है। कौन सा सेक्शन है? 90 सेक्शन है। Issue a warrant in lieu of addition to. ठीक हो गया। तो अब क्योंकि आप उसको मेंशन करेंगे उस पे कि क्योंकि सेक्शन 90 के मुताबिक कोर्ट अगर समन जारी ना भी करे तो क्या कर सकता है, डायरेक्टली वारंट जारी कर सकता है। तो आपके उसका जरूरी है कि वारंट जारी हो, उसके बाद प्रोक्लेमेशन हो सकती है, अदरवाइज प्रोक्लेमेशन नहीं होगी। और अटैचमेंट किस वक्त हो सकती है, एट एनी टाइम हो सकती है। फिर क्या हुआ, हाउ द अटैच प्रॉपर्टी कैन बी रिस्टोर्ड। अब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को आगे आप वो उसमें मेंशन उसने किया किस तरह प्रॉपर्टी अटैच होगी, पूरा तरीका है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पेइंग लैंड रेवेन्यू, तो कलेक्टर के साथ अटैच कर दी जाएगी। अगर कोई वो मूवेबल चीज है तो उसको इंपाउंड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा उसको हवाला भी दे दें कि अगर अटैच जो प्रॉपर्टी है, इसकी जब बात करते हैं रेस्टोरेशन की, इसमें 2 पहलू आपने लेकर आते हैं। एक्चुअल तो जो रिस्टोर का लफ्ज है वो तो इसका मतलब है कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसको क्या करना, वापस। तो अगर कोई अदर क्लेमेंट आ जाए तो क्या उसको प्रॉपर्टी, उसको रिस्टोर का लफ्ज यूज नहीं करेंगे कि अदर, अगर कोई क्लेमेंट है तो क्या उसको प्रॉपर्टी दी जा सकती, तो टेम्परेरीली उसको भी प्रॉपर्टी दी जा सकती है, उसका भी आप हवाला कर देंगे। और हाउ द अटैच प्रॉपर्टी कैन बी रिस्टोर्ड, आप उसके लिए दरखास्त देंगे। जब वो अक्यूज आएगा तो आने के बाद अदालत को कहेगा जी मैं आ चुका हूँ, लिहाजा मेरी प्रॉपर्टी को क्या कर दी जाए अब, रिस्टोर। अब रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखो होगा, क्या लिखा जी 89 क्या कहता है? If within 2 years from हाँ। the date of the attachment. अब इसकी एक हेडिंग हो गई जनाब, उसने वापस कब आना, 2 साल के अंदर अंदर। और From the date of the attachment, any person whose property or has been at the disposal of the provincial government under subsection 7 of section 88 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property तो was बात है कि attached. रेस्टोरेशन के लिए अगर वो खुद आया तब भी रेस्टोरेशन, अगर वो गिरफ्तार हो गया है तब भी Restoration. रेस्टोरेशन। For the court to which such court is subordinate and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of providing execution of warrant, that he has not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property, or if the same has been sold, the net proceeds of the sale, if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale and residue of the तो property. ये सारा उसका आगे जनाब रेस्टोरेशन का, और आगे रेमेडी कौन सी आ गई 405 की। तो ये जाके देख, कोई भी सवाल बन रहा है तो सेक्शन कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल सेक्शंस हैं, आपने उसको जोड़ के बताना है कि आपको ये चीजें पता है। आगे जनाब अगला सवाल क्या है, कैन अ पर्सन रिक्वायर्ड टू execute a bond be permitted to deposit a sum of money fixed by the court in lieu of executing such bond? If yes, in which cases and under what provisions of law? What procedure on forfeiture of bond is provided under the law? To whom appeal lies against the order passed by magistrate under section 514 of the Code of Criminal Procedure? Can such order be revised? अब ये चले जाए 500 से ऊपर जाए, ये पूरे इसकी एक वो प्रोविजंस होगी, 503-4 खोले तो बॉन्ड्स के हवाले से एक चैप्टर होगा जहां पर ये सारी की सारी बातें बताई होंगी कि मजिस्ट्रेट जो है वो बॉन्ड के इन ल्यू आपसे 513 जनाब, बॉन्ड के इन ल्यू आपसे क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट नकदी का भी ऑर्डर करना चाहे तो वो कर सकता है। अक्सर हम कहते हैं जी फर्जी जमानत की शख्सी जमानत हमारे पास नहीं है, तो अदालत कहती है कि आप नकदी जमानत जमा कर दो। हर जगह पे कोर्ट का इख्तियार है, कोर्ट अगर करना चाहे तो क्या कर सकता है, नकदी जमानत ले सकता है।
और उसके बाद जनाब अपील का क्या होगा, अगर बॉन्ड कोई रिजेक्ट होगा, कोई भी ऐसा मामला होगा, श्योरिटी, अब ये बेसिकली बॉन्ड रिजेक्ट करने का मतलब है श्योरिटी को क्या करना, रिजेक्ट। इसकी उसने रेमेडी पूछी, तो अपील का जाकर देखें जनाब, वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन में इसकी अपील करवाई होगी उसने। सर 515 में बता रही है appeal from the reversion of the order under section 514. All orders passed by any magistrate under section 514 shall be appealable to the session court, and if no appeal is preferred against any such order, may be revised by the session court. यानी कि दोनों ऑप्शन दे दिए। दोनों ऑप्शन। अब यहां पर फर्क क्या है, यहाँ पे फर्क है क्या, ठीक है। अब चले जाए, आप खोलें सीआरपीसी 439 में जाए। असल चीज जो वो आपसे पूछना चाह रहा है, और उसने नीचे भी यही सवाल उठाया है। पढ़े। In the case of any proceeding, the record of which has been called for by itself or which otherwise comes to its knowledge, the High Court may, in its discretion, exercise ठीक है मुझे, ठीक है मुझे, अब पढ़ो। exercise any of the powers conferred on the Court of Appeal by section chapter 35 or on a court by section 30, and may enhance the sentence, and when the judges composing the court of revision are equally divided in the opinion that the case shall be disposed in the manner provided in the section chapter 30. पढ़ते। No order under this section shall be made to the prejudice to the of the accused unless he has had an opportunity of being heard either personally or by pleader in his own defense. Where the sentence dealt with under this section has been passed by the magistrate, the court shall not. अब इसमें मेन चीज है क्या, जनरल अपील और रिवीजन अल्टरनेटिव रेमेडीज होती है। जहां अपील होती है वहां पर रिवीजन नहीं होती, जहां रिवीजन होती है वहां पर अपील नहीं होती। ये एक वाहिद आपको ऐसा सेक्शन नजर आ रहा है कि जिसमें उसने क्या कहा है, और If not proper, तो रिवीजन भी है। और उसने आपसे पूछा यही है, क्या पूछ रहा है कि व्हाट प्रोसीजर ऑन फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड इज प्रोवाइडेड अंडर द लॉ टू होम अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 514 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, कैन सच ऑर्डर बी रिवाइज्ड। तो बंदा कहता है कि यार अपील और रिवीजन, जिसने नहीं पढ़ा उसका जवाब क्या होगा कि अपील और रिवीजन तो नहीं हो सकते यार एक साथ। लेकिन ये सेक्शन वाहिद ऐसा है सीआरपीसी में एक, कि जहां पे अपील और रिवीजन कहां पे हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। जनरली अपील और रिवीजन नहीं होते। In which cases no appeal against conviction and sentence lies under the criminal procedure code, also discuss section 415 of the said code। देखिए 412, 13, 14 तीन सेक्शन है। पहले प्लीड गिल्टी आ गया, अगर कोई बंदा प्लीड गिल्टी करे 412 में उसके खिलाफ अपील नहीं होगी, लेकिन इरेगुलरिटी ऑफ सेंटेंस पे वो कर सकता है। उसके बाद 13 में है पैटी ऑफेंसेस और 14 में है सर्टेन समरी कन्विक्शन। फिर 15 ये कहता है कि अगर इन तीन सेक्शंस में दी गई सजा कपल अप हो जाए, किसी और सजा के साथ मिलाकर दी जाए, तो फिर उनके खिलाफ अपील की जा सकती है। वैसे आमतौर पर अपील नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बेसिकली उसने किस चीज का जिक्र किया आपसे, 412, 13, 14 और फिर उसके बाद 15। तो 415 बेसिकली जहां पर वेयर देयर इज नो अपील की बात है 12, 13, 14 में, उसमें क्या लेकर आ जाता है अपील। 415 पढ़े क्या कहता है वो, 415 कहता है an appeal may be brought against any sentence referred to in section 413 or section 414 by which any punishment therein mentioned and combined। तो 413, 14 की पनिशमेंट कंबाइन हो गई, तो 415 में अपील आ गई। और 412 में अपील नहीं भी और है भी, उसी में जिक्र है। 412 पढ़े, पहले वो कहता है प्लीड गिल्टी पे अपील नहीं है, लेकिन आखिर पे लिखो होगा कि अगर कोई इरेगुलरिटी ऑफ सेंटेंस वगैरह की बात हो, उस पे क्या हो सकता है, वो अपील कर सकता है। क्या लिखा हुआ उसमें, notwithstanding anything herein before contained where an accused person has pleaded guilty and has been convicted by the High Court, the Court of Session, or magistrate of the first class on such plea, there shall be no appeal except as to the extent of legality of the sentence। सिर्फ लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस को वो चैलेंज कर सकते हैं, उसके अलावा 412 में चैलेंज नहीं है। 413, 14 में उसने कहा कि यहाँ पर सर्टेन समरी कन्विक्शन और पैटी ऑफेंस। आप सर्टेन समरी कन्विक्शन को क्लियर करेंगे कि जो आपके समरी ट्रायल्स होते हैं उसमें दो किस्म की सजाएं होती हैं, अपीलेबल और नॉट अपीलेबल। तभी सर्टेन का लफ्ज उसने यूज किया। अपीलेबल अगर होगी तो फिर तो मामले खत्म। नॉट अपीलेबल में जब वो अपीलेबल नहीं है, लेकिन अगर वो सेंटेंस ज्वाइन हो जाए किसी और सेंटेंस के साथ, तो 413, 414, 415 में अपीलेबल है। और 412 अपनी ही एक्सेप्शन में क्या है,
अपीलेबल है, ये डिस्कशन उसने आपसे मांगी है इस सवाल के अंदर। पूरा अपील के ऊपर नहीं घूमा, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट उसने उठा कर दे दिया। आगे चले जनाब इसमें। और अपील और रिवीजन का आपको मैंने बताया कि जब भी सवाल आएगा तो उसमें सबसे मेन फोकस इसी चीज पे है कि रिवीजन में सेंटेंस इनहेंस हो सकती है, अपील में सेंटेंस की इनहेंसमेंट का कोई भी चक्कर नहीं है। बस लास्ट पेपर है जनाब, 3 सवाल और है हमारे। पहला, हु कैन बी अरेस्टेड बाय पुलिस विदाउट वारंट? डिस्कस अरेस्ट अंडर कौन सा सेक्शन है जनाब आपका, एक मिनट ऊपर अंडर सेक्शन 55, 58 एंड 59 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अच्छा जी, इसमें पहली तो बात है सेक्शन 54 उसने आपसे पूछ लिया, पूरे के पूरा आपने 54 बताया। 55 में अब 54 और 55 में जो इसने आपको 55 अलग से मांगा है ना, उस 55 को अलग से मांगने की वजह है कि व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पुलिस अफसर। 54 कहां से स्टार्ट होता है? वो सारी बातें जनाब, वो हैबिचुअल ऑफेंडर इसमें नहीं है। एनी पुलिस अफसर में हैबिचुअल ऑफेंडर ग्राउंड नहीं है। डिजर्टेड पर्सन आ जाएगा, एब्सकॉन्डर आ जाएगा, जो 565 रूल 3 की वायलेशन करेगा, जिसके खिलाफ रिक्वेजिशन है, जिसके पास आपके हाउस ब्रेकिंग की इंप्लीमेंटेशन होगी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी, जिसके खिलाफ इनको अरेस्ट कर सकते हैं एनी पुलिस ऑफिसर। जब आप जाएंगे एनी पुलिस अफसर से 55 वेगाबॉन्ड हैबिचुअल ऑफेंडर, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो जो वेगाबॉन्ड और हैबिचुअल ऑफेंडर्स होंगे, वेगाबॉन्ड कौन होते हैं? ये वन विनर सिनर सारे के सारे क्या होते हैं आपके? वेगाबॉन्ड्स होते हैं। ये किस सेक्शन में जाएंगे? ये जाएंगे आपके 55 में। 56 ये कहता है कि जो वारंट जारी होता है ना, तो वो तो हमेशा जारी होता है फॉर एग्जाम्पल किसके नाम पर? एसएचओ के नाम पर। या एम्पावर्ड कौन होता है? एसएचओ। क्या वो किसी और को इख्तियार दे सकता है? वो किसी और को इख्तियार दे सकता है कि जाओ जाकर तुम इसको गिरफ्तार कर लो। और 57 उसने पूछा नहीं, बट हमने फिर भी दे देना है कि पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस जनरली तो नहीं करती है, बट अगर पुलिस की मौजूदगी में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो उस ऑफेंस पे क्या किया जा सकता है? किसी भी बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है सिर्फ ऑन नॉन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जब वो आइडेंटिटी क्रॉस करेगा उसको क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। और 58 क्या है कि आपका कोई भी मुजरिम, क्या वो अदर किसी में, तो जो भी वारंट जारी होता है या जो भी इख्तियार होता है वो पूरे पाकिस्तान में होता है। अगर कोई वारंट होगा तो कहाँ पे होगा? पूरे पाकिस्तान। अगर विदाउट वारंट पावर है अरेस्ट करने की तो पूरे पाकिस्तान में वो पावर उसकी एक्सरसाइज की जा सकती है, ये लिमिटेड पावर नहीं है। और उसने कौन सा सेक्शन कहा जनाब इसमें? 59 है, प्राइवेट पर्सन का अरेस्ट। क्या प्राइवेट पर्सन कर सकता है? तो दो बातें हैं, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। और अगर प्राइवेट पर्सन किसी को भी गिरफ्तार करेगा तो फौरन से पहले उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट के पास, दोनों ऑप्शंस है। पुलिस गिरफ्तार करेगी तो मजिस्ट्रेट, और अगर वो प्राइवेट पर्सन करेगा तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट उसके पास लेकर उसको जाएगा। तो ये सवाल, ये मेरे ख्याल में 2022 वाला पेपर उसने क्या किया, बहुत ही easy। अगला सवाल क्या है? मुफस्सल वाला। एक्स ऑफिशियो है जनाब। मुफस्सल वाला। अच्छा, जस्टिस ऑफ पीस फॉर मुफस्सल। अब बंदा ये लफ्ज पढ़ के परेशान हो जाता है, जस्टिस ऑफ पीस फॉर मुफस्सल। किधर काम करते हैं? मुफस्सल कोर्ट में करते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मुफस्सल कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के लिए लफ्ज क्या यूज होता है? मुफस्सल। तो जस्टिस ऑफ पीस फॉर मुफस्सल का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जस्टिस ऑफ पीस की पावर क्या है? 22A 22B को डिस्कस, इसमें पहले तो अपॉइंटमेंट को जब डिस्कस करेंगे ना, तो जस्टिस ऑफ पीस में बी अपॉइंटेड बाय टू वेज। फर्स्ट वन, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। एक्स ऑफिशियो एवरी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, जो सेशन जज होगा वो जस्टिस ऑफ पीस होगा ही होगा। और जस्टिस ऑफ पीस फर्दर अपनी एक्स ऑफिशियो पावर एडिशनल सेशन जज के जरिए से एक्सरसाइज कर सकता है। ये तो हो गया ये। बट अदर देन एक्स ऑफिशियो, जनरल अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे अपॉइंट एनी सूटेबल पर्सन। लफ्ज है वहां पे एनी सूट, ही मे बी अ जज और नॉट एनी सूटेबल पर्सन। उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया क्या कर सकती है? जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि जनाब इसमें जस्टिस ऑफ पीस के अंदर वो क्या है, इसकी पावर्स और ड्यूटीज का 22A पावर्स और 22B इसकी ड्यूटीज का सेक्शन है, उसको मेंशन कर देंगे। लास्ट क्या है जी? डिस्कस सेंटेंस ऑफ imprisonment of several offences at one trial, sentence on offender already sentenced for another offence and return of warrant on execution of sentence as provided in section 35, 397, 400 of code of criminal procedure 1898 respectively, where a youthful offender shall be confined, refer the relevant provision of this code। 399 हो गया जनाब, यूथफुल ऑफेंडर के लिए पढ़े। उसमें लिखा होगा कि जो यूथफुल ऑफेंडर है उसको आम कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा, बोर्सल हाउस या रिफॉर्मेटरी में उसको रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा आम कैदियों से। फिर आप इसमें हवाला कर देंगे कि ऑल्दो
a separate law in the form of juvenile justice system act 2018 वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिसके बाद जुवेनाइल्स के लिए अलग से जो है वो होम्स होने चाहिए। यहाँ पर किस चीज का जिक्र है, कहाँ पर रखा जाएगा, बोर्सल हाउस का जिक्र होगा। किस चीज का जिक्र है? Reformatory or fitness for confinement. मैं पढ़ देता हूँ। बड़े पड़े When a person under the age of 15 years is sentenced by a criminal court to imprisonment of for any offence, the court may direct that such person, instead of being imprisoned in a criminal jail, shall be confined in any reformatory established by the provincial government as a fit place for the confinement. तो इसको कहाँ पे रखना है आपने, रिफॉर्मेटरी में रखना है, रिफॉर्मेशन होम, जिसको बोर्सल होम्स की सूरत में होते हैं, बोर्सल हाउसेस होते हैं, वहां पर आपने इसको रखना है। आपने इसको जेल के अंदर आम कैदियों के साथ, एक तो ये सवाल आ गया ना जनाब कि वेयर अ यूथफुल ऑफेंडर शैल सेंटेंस बी कन्फाइंड रेफर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस कोड, ये 29 बी का भी हवाला देते हैं कि पहली बात है कि जो आपको जुवेनाइल होगा उसका जो मुकदमा होगा वो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली empowered in this regard by the provincial government से वो सुनेगा, हर मजिस्ट्रेट मुकदमा नहीं सुन सकता। फिर उसने कहा कंसेप्ट है यहाँ पे कंकरेंट पनिशमेंट का और कंजेक्टिव का, किसका, कंकरेंट और कंजेक्टिव। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि वो सजा कंकरेंट करे या क्या करे, कंजेक्टिव। कंकरेंट का मतलब ये है कि तमाम सजाएं एक साथ, एक बंदे ने एक से ज्यादा जुर्म कर दिए, ठीक है, कत्ल कर दिया था, डकैती कहीं और की है, कत्ल कहीं और किया, डकैती कहीं, कत्ल की सजा होगी इस जुर्म में और डकैती की सजा होगी उधर, वो कंकरेंटली चलेंगी, मतलब सजाएं सारी खत्म क्या हो जाएंगी, जो लॉन्गेस्ट पार्ट होगा उसके अंदर सारी सजा उसकी क्या हो जाएगी, खत्म। और कंजेक्टिव का मतलब है कि पहले वो चोरी की सजा काटेगा, फिर डकैती की काटेगा, फिर उसके बाद कत्ल, जो अलग अलग जुर्म होता गया हर जुर्म की क्या सजा काटेगा वो अलग। कंकरेंट है ना? रूटीन में कंकरेंट है लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कंकरेंट तो गलत है, जुर्म ज्यादा तो सजा क्या होनी चाहिए, अलग। आपने ये कर दिया कि एक कत्ल करो तब भी एक सजा, एक डकैती करो तब भी एक सजा, 10 डकैती करो तब भी सजा क्या होगी, एक हो जाएगी। तो यहाँ पे imprisonment of several offenses at one trial, अच्छा हाँ, अब उसने कहा है imprisonment of several offenses at one trial, ये ले गया 35 में, जो मजिस्ट्रेट की पावर को इनहेंस कर देता है कि अगर मजिस्ट्रेट की जनरल पावर 3 साल है तो जब वो सेवरल ऑफेंसेस वन ट्रायल पे सुनेगा तो वो सजा डबल दे सकता है। अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 है तो वो सजा 14 साल तक दे सकता है, असिस्टेंट सेशन जज है तो वो भी 7 साल की बजाय कितनी सजा दे सकता है, 14 साल। तो ये पहला पॉइंट जो है इम्प्रिजनमेंट ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल में 35 इनहेंस पावर ऑफ पनिशमेंट ऑफ द मजिस्ट्रेट के, जब भी कोई मजिस्ट्रेट, शर्त है कि ट्रायल कितना है, ये अब ये देखिए पहले ये अलग कंसेप्ट है, ट्रायल कितना चल रहा है, सिंगल, सिंगल ट्रायल में उसने मल्टी हेड चार्ज सुना तो उसमें हर जुर्म में अलग अलग सजा करते करते एग्रीगेट में वो कितनी सजा दे सकता है, डबल सजा दे सकता है, ये तो हो गया 35। फिर उसने कहा कि जनाब फॉर अनदर ऑफेंस एंड रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 35, 397 एंड 400। तो इसने दो तीन सवालों को दरमियान में क्या कर दिया है, मिक्स किया है, एक 35 को लेकर आ गया, एक 399 को लेकर आ गया, और एक है 397 और 400। 400 है जी रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, जब भी सजा एग्जीक्यूट होगी तो अदालत को बता दिया जाएगा जब हमने आपकी बताई हुई सजा दे दी है, ये बंदा इसको रिलीज कर दिया, इसकी सजा पूरी हो चुकी है। और 397 सेंटेंस और ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस्ड फॉर अनदर ऑफेंस। अब ऑलरेडी अगर वो किसी और जुर्म में सजा काट रहा है तो उसको अगर नई सजा मिल गई तो, अगर तो वो सजा पहले 25 साल की काट रहा है और अभी कितनी मिली है उसको 10 साल की, तो वो तो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। और अगर पहले वो 5 साल की सजा काट रहा है और अब उसको कितनी मिल गई है 25 साल की, 10 साल, तो जो नई लॉन्गर टर्म है वो पूरी करेगा, दूसरी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे लिखा है 5 ऊपर पूरी जो काटी है वो नहीं, उसका पहला दिन वो होगा जो लॉन्गर सेंटेंस वहां से स्टार्ट होगी अगर वो बाद में पास हुई है। 5 साल सजा हुई, 2 साल काट लिए, किसी और जुर्म में 10 साल हो गई, तो वो और कंकरेंट अगर होती है तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जिससे उसको पास हुई है, अगर कंकरेंट हो तो। लेकिन वो पहला दिन होगा 2 साल तो पिछले जुर्म की होगी, पिछले जुर्म वाली उसके अंदर ही पूरी हो जाएगी, कंजेक्टिव होगी तो वो खत्म के बाद शुरू होनी है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, when a person already undergoing a sentence of imprisonment
are imprisonment for life is sentenced to imprisonment or imprisonment for life. Such imprisonment or imprisonment for life shall commence at the expiration of the imprisonment. पहला असूल तो ये हो गया कि अगर वो कंसेक्टिव है तो कब होगी, पहले वो खत्म होगी और फिर अगली सजा उसकी क्या होगी, शुरू होगी। लेकिन इसके साथ शेल है, क्या है, तो जनरल रूल ये है कि सजा क्या होनी चाहिए, कंसेक्टिव होनी चाहिए, एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा स्टार्ट होनी चाहिए। आर imprisonment for life in which he has been previously sentenced, unless the court directs that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence। तो पहली बात है, जनरल रूल है कंसेक्टिव होगी आफ्टर द एक्सपायरेशन, अगर कोर्ट ऑर्डर करे तो कंकरेंट हो। अब कंकरेंट कैसे होगी, अब अगली बात क्या है, कंकरेंट कैसे होगी। Provided further that where a person who has been sentenced to imprisonment by an order under section 123 in default of the furnishing security in violence undergoing such sentence, sentenced to imprisonment for an offence committed prior to the making of such order, the later sentence shall commence immediately। अगर वो श्योरिटी जमा ना करने के चक्कर में किसी भी जुर्म में अदालत में है तो उसी वक्त उसकी सजा क्या हो जाएगी, फौरन ऑन द स्पॉट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर तो किसी और मामले में पड़ा हुआ है। तो उसकी जो ये सजा है, ये दो अलग चीजें उसने मिक्स की है। सिक्योरिटी ना देने के चक्कर में वो जेल में पड़ा हुआ था, इधर किसी और जुर्म में उसको सजा होगी, कहता बस उसकी जो सजा है फौरन वहां से उसी दिन से उसकी सजा स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है जी 398 receiving as to section 396, nothing in section 396 shall be held to excuse any person from any part of the punishment to which he is liable upon his former or subsequent condition। तो बात उसमें यही है कि मेन ये कि जब भी आपको कोई ऐसी सजा होगी तो वो किस तरह चलती है, कंसेक्टिव चलनी चाहिए, लेकिन हमारी अदालत कैसे चलाती है, हमेशा कंकरेंट। और कंकरेंट चलाने का असूल क्या है कि उसी दिन से उसकी सजा स्टार्ट होगी जो लॉन्गेस्ट टर्म है। ये जनाब आपके सीआरपीसी के सवाल थे। रिपीट मेरा ख्याल में कुछ नहीं हुआ। सवाल आया किस किस्म का, या तो एक सिंगल सेक्शन को उसने उठा लिया, कुछ चैप्टर वाइज उसने कोई अपील नहीं दिया, कुछ चैप्टर वाइज उसने बेल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बेल के आपको उसने पूछा कि जनाब यहाँ पे बेल दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। अब सबसे पहले जो ऑफेंस उसने दिया, ऑफेंस कौन सा दिया था, रॉबरी। रॉबरी में सजा होती है 3 से 10 साल। तो आपने उसको मेंशन करना है कि जनाब ये नॉन प्रोहिबिटरी क्लास है ग्राउंड्स के अंदर, क्योंकि प्रोहिबिटरी क्लास है 10 साल से ऊपर 10 साल से ऊपर वाली प्रोहिबिटरी है, 10 साल से नीचे वाली क्या है, नॉन प्रोहिबिटरी है। तो आप उसके आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे एक्यूज के कि जनाब वो आर्ग्यू करेगा कि जनाब ये तो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास है। पहली भी बात, जो ऑफेंस है वो है क्या, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में आता, तो लिहाजा इसमें जमानत जो है मे बी गिवन अंडर सेक्शन 497 क्लॉज 1। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक ऑर्डर पढ़ लीजिएगा ग्रांट ऑफ बेल का और एक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का, आप सैंपल देख लें, उसको कॉपी पेस्ट आपने कर, राइट लेफ्ट ना जाए, जो चीज है ऑलरेडी उसके मुताबिक आपने इसको लेकर चलना है। अगर कोई और सवाल है तो पूछे जनाब, मेरी छोटी-छोटी। हाँ मुझे भेज दो, किसी के पास कोई फ्रेश ऑर्डर है तो मैं वो कर देता हूँ। सर आगे क्या हमारा ईद वाले दिनों में